हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, उम्मीद है इसके पहले की वीडियो आपने देखे होंगे और आपको पसंद आया होगा। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर एक बार से वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, अभी तक हमने प्राग ऐतिहासिक काल को पूरी तरह से पढ़ लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आग ऐतिहासिक काल। आज हम आग ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे, लेकिन आग ऐतिहासिक काल को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इतिहास का इससे पहले जो कुछ भी पढ़ा है उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं। हम आपसे प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। आप बताइए, इतिहास की खोज कब की गई थी? इतिहास की खोज किसने की थी? हेरोडोटस ने। इतिहास की खोज किसने की? हेरोडोटस ने। अतीत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। इतिहास किसे कहा जाता है? अतीत के अध्ययन को। इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया? 3 कालखंडों में। कितने? 3 कालखंडों में। कौन कौन से? प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में हम पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया? 4 भागों में। प्राग ऐतिहासिक काल की विशेषता क्या है? एक ऐसा कालखंड जिसमें हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। इस काल की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पुरातात्विक स्रोत के द्वारा। इस काल के लोग को लिखना पढ़ना नहीं आता था, कोई भी लिखित चीज़ें प्राप्त नहीं हुई थी। जबकि आग ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन उन्हें हम आज तक पढ़ नहीं पाए, उसे डिकोड नहीं कर पाए कि उन्होंने क्या लिख कर चले गए। इसके बारे में हम विस्तृत आपको इसके पहले के वीडियो में पढ़ा चुके हैं। हम एक रिवीजन आपको करा रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था? लिखित साक्ष्य मिला था, नहीं मिला था। और आग ऐतिहासिक काल में मिला था लेकिन पढ़ा नहीं जा सका था। और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला भी है और उसे पढ़ा भी जा सका है। प्राग ऐतिहासिक काल में हम पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 4 भागों में। कौन कौन से? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पुरा पाषाण काल यह सबसे पुराना काल था। इसका नाम पाषाण क्यों पड़ा? क्योंकि इस काल में पत्थरों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया था। पत्थरों को ही पाषाण कहा जाता है, इसलिए इसे पाषाण काल के नाम से रखा गया। पुरा पाषाण काल क्या होता है? पुरा मतलब प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर। सबसे प्राचीन काल जो था उसे नाम दिया गया पुरा पाषाण काल या प्राग ऐतिहास की बात हो रही है। इसमें 4 कालखंडों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है, सबसे प्राचीन जो है वो कौन सा है? पुरा पाषाण काल। इसमें बड़े बड़े हथियारों का यूज होता था। क्या होता था? बड़े बड़े पत्थर के बड़े बड़े औजार का यूज किया जाता था। मध्य पाषाण काल में हथियार का यूज छोटे छोटे पत्थरों का किया जाता, छोटे छोटे पत्थरों के हथियार बनाए जाते थे, उसका यूज किया जाता था। और मध्य पाषाण काल का एक सबसे फेमस चीज था, वह था अंत्येष्टि कार्यक्रम। क्या था? अंतिम संस्कार, जिसे हम अंत्येष्टि कार्यक्रम के नाम से जानते हैं, वह मध्य पाषाण काल का बहुत ज़्यादा फेमस था। उसके बाद आता है नव पाषाण काल, जिसे हम उत्तर पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों का खोज हुआ है। जैसे किस किस चीज़ों का खोज हुआ है? जैसे पशुपालन, कृषि करना, आवास मिले हैं और मतलब अस्थायी आवास बनाकर लोग रहने लगे हैं। या किसमें हुआ? नव पाषाण काल में। उसके बाद आया था ताम्र पाषाण काल। उसके बाद हम क्या पढ़े थे? ताम्र पाषाण। ताम्र नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, तांबे की खोज। इस काल में क्या हुआ था? तांबे की खोज हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? ताम्र पाषाण काल। तांबे की खोज होने के कारण पत्थर का उपयोग कम हो गया था और औद्योगिकीकरण शुरू हो गया था। क्या हो गया था? औद्योगिकीकरण। प्राग ऐतिहासिक काल कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। इसको विस्तृत रूप में हम अपने एक वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज हमें जो पढ़ना है वो है आग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को। किसको पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता को। आग ऐतिहासिक काल, इस काल में हमने आपको बताया लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए थे कि नहीं? प्राप्त हुए थे। लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए थे, उसे पढ़ा जा नहीं सका था। लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए थे लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका था। इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई? इसकी भी जानकारी हमें किससे प्राप्त हुई? पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त हुई। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यह साउथ एशिया की सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है। साउथ एशिया की सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है। और इसका जो कितने किलोमीटर में फैला, मतलब यह सभ्यता कितनी दूरी में फैली हुई है, तो यह 12 से 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता है। इसकी खुदाई तो आज तक चल रही है, अभी तक इसकी खुदाई चल रही है। अच्छा, आप बताइए, इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? क्यों पड़ा?
हाँ, क्योंकि यह भारत के मतलब यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है, इसीलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। सिंधु नदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडस रिवर, और इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, सिंधु सभ्यता। यहीं से भारत का इतिहास शुरू होता है। अब तक जो हमने पढ़ा पाषाण काल, मानव की सबसे पहली विकसित कौन सी सभ्यता थी? वह अफ्रीकी सभ्यता थी। लेकिन उस काल के जो मानव हुआ करते थे वह आदमखोर टाइप में हुआ करते थे, खाना बदोश हुआ करते थे, सभ्य मानव नहीं थे। लेकिन सिंधु सभ्यता के जो मानव थे वह सभ्य मानव थे, और इस जो जब ये साउथ एशिया में आए तब यह सभ्य मानव कहलाए। इसके पहले मानव की जो सबसे पहली कहाँ पाया गया था? अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में। तो वहाँ के मानव कैसे थे? सभ्य मानव नहीं हुआ करते थे। या दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में मतलब आज का समकालीन जो पाकिस्तान है वहाँ से पश्चिमी भारत में लगभग 2500 बीसी पूर्व में फला फूला था सिंधु घाटी सभ्यता। 2500 बीसी पूर्व में, 2500 लेकर 1750 बीसी तक यह सिंधु घाटी सभ्यता चला था। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे पहली खुदाई हुई थी वह हड़प्पा की सभ्यता हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज जो है हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी द्वारा किया गया था, और यह त्रिभुजाकार में फैली हुई सभ्यता है। किस आकार में? त्रिभुजाकार में। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था? तो जेम्स कनिंघम ने। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था? जेम्स कनिंघम ने। यह सब कुछ हम आपको बता दिए हैं फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सिंधु सभ्यता की सबसे पहली शहरी सभ्यता, सिंधु सभ्यता जो है वह विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है। इसके पहले की जो हमने आपको पढ़ाया पाषाण काल में, वह कैसी सभ्यता थी? वह ग्रामीण सभ्यता, देहाती सभ्यता थी। लेकिन सिंधु सभ्यता जो है वो कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता है। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। ईसा पूर्व यानी बीसी किसे कहते हैं? बिफोर क्राइस्ट, और एडी एमिनो डोमिनी यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले को हम बीसी से डिनोट करते हैं, और जन्म के बाद को एडी से डिवाइड करते हैं। ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? तो यह उत्तर में मांडा जिले जो चेनाब नदी के तट पर स्थित है, और दक्षिण में दायमाबाद में जो परवरा नदी के तट पर स्थित है, पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर, और पश्चिम में सुतकांडेडोर जो दासक नदी के तट पर स्थित है। उम्मीद है आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल आज हम देखेंगे। यहाँ तक का वीडियो हमारा रिवीजन वीडियो था, लेकिन अब यहाँ से हम विस्तृत पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चहूदड़ो, बनवाली, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर। यह सब सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। इसमें से मेन कौन कौन से हैं? तो कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं? हड़प्पा से, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, चहूदड़ो, यहाँ सबसे बहुत ज़्यादा अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन प्रश्नों का क्या है, एग्जामिनर कहीं से भी उठाकर प्रश्न पूछ लेता है, इसलिए हम सारे को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली हमारी जो थी शहर कौन सा था? हड़प्पा। सबसे पहली खुदाई किसकी हुई थी? हड़प्पा की। किस सन में हुई थी? 1921 में। 1921 में हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाता है हड़प्पा की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। कहाँ पर? पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई हुई थी। हड़प्पा की खुदाई किस सन में हुई? 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया हड़प्पा की खुदाई? दयाराम साहनी के द्वारा। किस नदी के तट पर हुआ हड़प्पा की खुदाई? रावी नदी के तट पर। कहाँ पर हुआ? तो पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िले में हड़प्पा की खुदाई की गई थी। आज का पाकिस्तान, पहले का क्या हुआ करता था? पश्चिमी इंडिया। वेरी गुड। हड़प्पा की खुदाई में हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जिससे
हमने आपको बताया ना, लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन इसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त हुई? जो वहाँ पर विभिन्न चीज़ें प्राप्त हुई हैं उससे, पुरातात्विक जो स्रोत मिले हैं उससे इसकी जानकारी मिली है। तो हड़प्पा की खुदाई में हमें क्या क्या मिला है? कुम्हार का चाक मिला है। कुम्हार का चाक यानी जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो आज कुम्हार जिससे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं, दिया बनाते हैं, जो हम लोग दीपावली के दिन यूज करते हैं, उस टाइप में जो बनाते हैं चाक के द्वारा, वह चाक कुम्हार का वहाँ पर प्राप्त हुआ। कहाँ पर? हड़प्पा की खुदाई में। श्रमिक आवास प्राप्त हुआ है। श्रमिक आवास कैसे हमें पता चला कि ये श्रमिक आवास है? तो आगे खूब बड़ी सी बिल्डिंग है जिसमें कोई कार्य हो रहा है ऐसे लग रहा है, और छोटे छोटे कमरे डिवाइड किए गए हैं। उससे देख के ऐसा पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है? श्रमिक आवास प्राप्त हुआ है। अन्नागार प्राप्त हुआ। अन्नागार हमें मोहनजोदाड़ो में भी प्राप्त हुआ है, लेकिन सबसे विशाल अन्नागार जो है वो मोहनजोदाड़ो का है। यहाँ पर केवल हमें छोटा सा अन्नागार प्राप्त हुआ है। मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ओखली मिली है। ओखली, लकड़ी की ओखली मिली जिसमें धान कूटा जाता है, वो लकड़ी की मिली है। लकड़ी का ताबूत मिला है। कब्रिस्तान प्राप्त हुआ, जिसका नाम, जिसके ऊपर लिखा था RS-37, वो आज का RS-37 नहीं है, लेकिन कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है RS-37। हाथी की खोपड़ी प्राप्त हुई है। हाथी का जो कपाल होता है, जो खोपड़ी होती है, वह हमें प्राप्त हुआ। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से। एक सींग वाला जानवर प्राप्त हुआ। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? कुम्हार का चाक प्राप्त हुआ है, श्रमिक आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, कब्रिस्तान, हाथी की खोपड़ी और एक सींग वाला जानवर। कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा सभ्यता से। एक सींग वाला जानवर कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? रावी नदी के तट पर। किस जिले में? पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में। हड़प्पा सभ्यता किस सन में खोजा गया? किस सन में इसकी खुदाई हुई? 1921 में, 1921 में। सब कब्रिस्तान कहाँ पर प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता में। कैसे पता चला कि ये कब्रिस्तान है? तो एक व्यवस्थित ढंग से लोगों को दफनाया गया है। एक व्यवस्थित ढंग से लाइन वाइज क्रमबद्ध लोगों को दफनाया गया, लोगों का कंकाल मिला, इसलिए वहाँ पर कब्रिस्तान, और उस पर लिखा है RS-37। ठीक है, उम्मीद है आपको हड़प्पा सभ्यता समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है मोहनजोदाड़ो की सभ्यता। हड़प्पा के बाद दूसरी खुदाई किसकी हुई थी? मोहनजोदाड़ो को। किस सन में? 1922 ईस्वी में। कहीं कहीं आपको 1921 लिखा मिल जाएगा और कहीं कहीं 1922 में मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई थी। मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। और हड़प्पा की किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के लरकाना जिले में राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदाड़ो की खुदाई की गई थी। राखलदास बनर्जी द्वारा सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के लरकाना जिले में मोहनजोदाड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में की गई थी। ठीक, समझ में आ गया? मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या है? मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो में हमें क्या प्राप्त हुआ है? मृतकों का टीला, मृतकों का ढेर प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मोहनजोदाड़ो। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको, ऋतिक रोशन की एक मूवी है मोहनजोदाड़ो, उसमें दिखाया गया है। अगर आपको टाइम हो तो एक बार वह मूवी ज़रूर देखिएगा। आपको सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदाड़ो शहर किस तरह से विकसित हुआ था, किस तरह से उसका विनाश हुआ था, समझ में आ जाएगा। मोहनजोदाड़ो से जिस तरह हमें हड़प्पा से अनेक चीज़ें प्राप्त हुई थी खुदाई में, उसी तरह हमें मोहनजोदाड़ो से भी कई चीज़ें प्राप्त हुई थी। मोहनजोदाड़ो की चीज़ें जो हैं प्राप्त करने का हमने एक ट्रिक बनाया है, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पुरोहित किसे कहते हैं? पंडित को, जो हमारे घर पूजा पाठ करने आते हैं, उन्हें हम पुरोहित के नाम से जानते हैं। तो मोहनजोदाड़ो में हमें क्या प्राप्त हुआ? पुरोहित आवास प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ है? पुरोहित आवास, यानी पंडित जी हमारे घर आए और उनके रहने की हम व्यवस्था किए, जिसे हम क्या नाम दे दिए? पुरोहित आवास। मोहनजोदाड़ो में हमें क्या प्राप्त हुआ? पुरोहित आवास। पंडित जी आए, आवास में रहे, रात भर सोए। जब पंडित जी सो के उठेंगे तो सबसे पहला कार्य क्या करेंगे? नहाएंगे ना पंडित जी।
पुरोहित जी नहाएंगे ना, तो पुरोहित आवास से निकले नहाने के लिए, तो एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। सबसे विशाल स्नानागार कहाँ का प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो का। जो सबसे विशाल स्नानागार है वो मोहनजोदाड़ो का प्राप्त हुआ है। तो पंडित जी आवास से निकले नहाने के लिए, कहाँ गए? स्नानागार। स्नान करने के बाद क्या करेंगे? वस्त्र पहनेंगे। तो हमें मोहनजोदाड़ो से सूती वस्त्र प्राप्त हुआ है। सूती वस्त्र, सूती वस्त्र किसके बनते हैं? कपास के। कपास को इंग्लिश में कॉटन कहा जाता है। तो कॉटन के वस्त्र प्राप्त हुए हैं, सूती वस्त्र प्राप्त हुए हैं। पंडित जी आए, आवास में रहे, स्नानागार में स्नान किए, सूती वस्त्र पहने। सूती वस्त्र पहनने के बाद क्या करेंगे? अन्न खाएंगे, भोजन करेंगे। तो भोजन करने के लिए कहाँ जाएंगे? अन्नागार में। तो एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ। इनफैक्ट पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो थी वह मोहनजोदाड़ो की अन्नागार थी। एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ, सबसे बड़ी बिल्डिंग यही थी, अन्नागार। अन्न खा लिए, उसके बाद क्या करेंगे? पानी पियेंगे। पानी पीने के लिए कहाँ जाएंगे? कुएं के पास। पहले के लोग कुएं से पानी पिया करते, अब पंप सेट हो गया, हैंड पंप हो गया। पहले के लोग कुएं से पानी निकाल कर पिया करते थे। तो क्या प्राप्त हुआ? एक कुआं प्राप्त हुआ। पानी पी लिया, उसके बाद क्या करेंगे? एक चौड़ी सड़क से होते हुए कहाँ जाएंगे? पूजा करने। तो एक चौड़ी सड़क प्राप्त हुई, पूजा करने गए मंदिर जहाँ पर पशुपति शिव जी की मूर्ति रखी हुई थी। पुरोहित जी आवास में रहे, पुरोहित आवास स्नानागार में गए, सूती वस्त्र पहना, अन्न खाए, कुएं से पानी पिया और चौड़ी सड़क से होते हुए पशुपति शिव जी के मंदिर गए। कहाँ पर? पशुपति शिव जी के मंदिर गए। पशुपति शिव जी के मंदिर में पशुपति शिव जी की मूर्ति वो आज के शिव जी की तरह नहीं थी, 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई थी। 3 मुख थे। तो शंकर भगवान के, तो आज के जो शंकर भगवान उनके 3 मुख है नहीं, 3 नेत्र है ना, 3 मुख हैं क्या? नहीं है ना। तो उस समय की जो मूर्ति प्राप्त हुई थी उसके 3 मुख थे। तो कैसे पता चला कि ये पशुपति शिव जी हैं? क्योंकि उनके आसपास ढेर सारे पशु पाए गए। बैल पाया गया, घोड़ा पाया गया, सांप, बिच्छू, ये सब पाया गया। तो ये सब के रखवाले कौन है? शंकर भगवान। आज भी शंकर भगवान आप पढ़ते हैं तो देखते हैं, शंकर भगवान की बारात निकली तो भूत पिशाच, सांप, बिच्छू, मेढक, मकड़ी, जितने भी जानवर हैं वह उनके पीछे पीछे चल देते हैं, नाचते हुए चल देते हैं। तो उसी से अंदाज़ा लगाया गया यह किसकी मूर्ति है? पशुपति शिव जी की। पशुपति चौड़ी सड़क से होते हुए जब पंडित जी पशुपति शिव जी के मूर्ति के पास पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें देखा उन्होंने कि शिव जी की सभा बैठी है। क्या है? सभा बैठी है, मतलब सभागार प्राप्त हुआ। शिव जी की सभा बैठी है जिसमें लोग नृत्य कर रहे हैं। शिव जी की सभा में क्या हो रहा है? नृत्य कर रहे हैं। तो क्या प्राप्त हुई? नर्तकी प्राप्त हुई, कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई। और कांसे की नर्तकी के ऊपर लोग तांबा फेंक रहे हैं, तांबा खूब ढेर सारा फेंक रहे हैं। तो तांबे का एक ढेर सा बन गया। क्या बन गया? तांबे का एक ढेर सा बन गया। तो वहाँ पर तांबे का ढेर प्राप्त हुआ है। तांबे के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? चिल्कोलीथ। तांबे के अध्ययन को क्या कहते हैं? चिल्कोलीथ। चिल्कोपैराइड और एक चीज़ और मिलकर तांबा बनता है ना, तो इसका नाम क्या पड़ गया? चिल्कोलीथ। अब आप देख लीजिए क्या क्या प्राप्त हुआ। पंडित जी आए, पुरोहित आवास में रहे, स्नानागार में गए, सूती वस्त्र पहने, अन्न खाए, कुएं से पानी पिया, चौड़ी सड़क से होते हुए पशुपति शिव जी के मंदिर गए। वहाँ से देखा कि शिव जी की सभा लगी हुई है जिसमें नर्तकी डांस कर रही और उनके ऊपर तांबा फेंका जा रहा है जिससे तांबे का ढेर लग गया था। तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ मोहनजोदाड़ो में? पुरोहित आवास प्राप्त हुआ, स्नानागार प्राप्त हुआ, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ, सूती वस्त्र प्राप्त हुए, कुआं प्राप्त हुआ, चौड़ी सड़कें, पशुपति शिव जी की मूर्ति, सभागार, नृत्य की कांसे की नृत्य की प्राप्त हुई, तांबे का ढेर प्राप्त हुआ। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के जो लोग थे वो कांसे का यूज करते थे, तांबे का यूज करना छोड़ दिए थे। तो तांबे का खूब ढेर सा लग गया था, खूब सारा। उम्मीद है आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। एक बार रिवीजन करते हैं। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। रावी नदी के तट पर कौन से ज़िले में? पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िले में। हड़प्पा की खोज किस सन में हुई थी? 1921 ईस्वी में। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? राखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? राखालदास बनर्जी ने। सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के किस ज़िले में? लरकाना ज़िले में। कौन से सन में? 1922 ईस्वी में। ईसा पूर्व में, ईस्वी में नहीं, ईसा पूर्व में। मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। यहाँ पर देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, कब्रिस्तान कहाँ प्राप्त हुआ था? हड़प्पा सभ्यता में। और मृतकों का टीला कहाँ प्राप्त हुआ था? मोहनजोदाड़ो में। मृतकों का टीला मतलब मृतक मतलब लोगों के कंकाल प्राप्त हुए अव्यवस्थित ढंग से। मोहनजोदाड़ो में अव्यवस्थित ढंग से। अव्यवस्थित का क्या मतलब है? कि कंकाल मिले हैं
लेकिन अस्त व्यस्त, किसी के पैर हैं हाथ नहीं, सर है पैर नहीं, हाथ नहीं, अंगुलियां नहीं, इस तरह से यहाँ के कंकाल प्राप्त हुए मोहनजोदाड़ो के। जबकि हड़प्पा में एक व्यवस्थित कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। उम्मीद है यहाँ तक का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो स्थान है वो है चहुदड़ो। कौन सा स्थान है? चहुदड़ो। इसकी खुदाई 1931 ईस्वी में हुई थी। चहुदड़ो की खुदाई कब हुई थी? 1931 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? गोपाल मजूमदार के द्वारा सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के नवाब शाह जिले में चहुदड़ो की खुदाई की गई थी 1931 ईस्वी में। चहुदड़ो की खुदाई कब हुई? 1931 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई? गोपाल मजूमदार के द्वारा। कि कहाँ पे हुआ? सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के नवाब शाह जिले में। नवाब शाह को याद करने, नवाब शाह के ज़िले से एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं बहुत ज़्यादा, आसाराम बापूजी। आसाराम बापूजी का जन्म पाकिस्तान के नवाब शाह में हुआ था और वो कर्मकांड करने के लिए हिंदुस्तान चले आए थे। हिंदुस्तान में बहुत नाम कमाए हैं आसाराम बापूजी। वहीं पर चहुदड़ो की सभ्यता जो है वो विकसित हुई थी। चहुदड़ो शहर विकसित हुआ था। चहुदड़ो शहर जानते हैं किस लिए फेमस है? चहुदड़ो शहर अगर आप याद करना चाहें तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। चहुदड़ो में लड़कियों से संबंधित चीज़ें बहुत ज़्यादा मिली हैं, औरतों से संबंधित चीज़ें बहुत ज़्यादा मिली, जैसे मेकअप का सामान मिला है, काजल मिला है, लिपस्टिक मिली है, गुड़िया मिली है, मनका मिला, घड़ा, उस पर डिज़ाइन बना हुआ। तो डिज़ाइन कौन बनाता है? लड़कियाँ ही बना सकती हैं। हम लड़कियों में इतना टैलेंट होता है, लड़कों में कहाँ, वो कहाँ इतने इंटरेस्टिंग होते हैं। और डिज़ाइन किए हुए ईंट प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? चहुदड़ो में। सुई धागा मिला है, अलंकृत ईंट प्राप्त हुए हैं। चहुदड़ो की सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें दुर्ग नहीं मिले हैं, दुर्ग रहित सभ्यता थी। दुर्ग रहित का क्या मतलब है? आज आप देखते हैं लोग घर बनवाते हैं, चारों तरफ से बाउंड्री मरवा के एक मेन गेट लगवा लेते हैं। इसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर थे वह दुर्ग से घिरे हुए थे, बाउंड्री लगा के मेन गेट लगा हुआ था जिससे विदेशी आक्रमण से वो अपनी रक्षा करते थे। लेकिन चहुदड़ो की जो सभ्यता थी वहाँ पे दुर्ग नहीं बने हुए थे। क्यों? क्योंकि यह औद्योगिकीकरण शहर था। यहाँ पे औद्योगिकीकरण होता था, औद्योगिक शहर था। तो औद्योगिक शहर था तो लोग कहीं से भी आने जाने के लिए व्यापार करते थे। तो इधर से भी निकल गए, उधर से भी निकल गए, इधर से दुकान खोल लिया, उधर से दुकान खोल गया। तो यह औद्योगिक शहर था, इसलिए यहाँ पे क्या था? दुर्ग नहीं बना हुआ था। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली थी? मेकअप का सामान मिला था, लिपस्टिक, शीशा, मनका, अलंकृत मनका, गुड़िया, सुई धागा, अलंकृत ईंटें, बिल्ली तथा कुत्ते का पैर मिला था। तो बिल्ली और कुत्ते के पैर से क्या मतलब? मतलब जैसे उस समय की जो ईंटें होती थी वो पक्की ईंटें होती थी, ईंटों की ढलाई हुई तो उस पर आगे आगे बिल्ली के पैर और पीछे पीछे कुत्ते के पैर के निशान मिले। आज भी आप देखते हैं जब घर बनता है नया नया, तुरंत घर प्लास्टर हो रहा हो, उसके ऊपर अगर आप चल देंगे तो आपके पैर के छाप उस ज़मीन पर पड़ जाएंगे, उस प्लास्टर पर आपके पैर के छाप पड़ जाएंगे। उसी तरह ऐसे लग रहा है कि तुरंत तुरंत ईंटें की ढलाई हुई है, आगे से बिल्ली दौड़ रही है, पीछे से कुत्ता उसे दौड़ा रहा है। कुत्ते और बिल्ली की कभी नहीं जमी, मतलब उस समय में भी नहीं जमती थी, इसलिए वहाँ पे कुत्ते और बिल्ली के पैर के निशान मिले हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगला जो सभ्यता है वह है रोपड़। कौन सी सभ्यता है? रोपड़। रोपड़ की खुदाई कब हुई? 1953 ईस्वी में। कब हुई थी? 1953 ईस्वी में। रोपड़ जो है वह पंजाब में स्थित है। आज के पंजाब में रोपड़ मौजूद है। इसकी खुदाई किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने। रोपड़ की खुदाई किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा में। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मानव के साथ साथ पालतू जानवरों का शव मिला है। पालतू जानवरों का शव मतलब पालतू जानवर आज भी आप देखते हैं सबसे ज़्यादा जो हमारा चहेता, जो हम सबसे ज़्यादा पाला जाने वाला जानवर कौन सा है? कुत्ता। तो मनुष्य की कब्र में एक ह्यूमन और एक जानवर, एक पेट, दोनों की लाश एक साथ मिली हुई है। तो यहाँ पर क्या मिला है? पालतू जानवर का शव प्राप्त हुआ है। कहाँ पे? रोपड़ में। रोपड़ की खोज किसने, खुदाई किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में रोपड़ की खुदाई की थी। पंजाब के सतलज नदी के किनारे यह शहर स्थित है। यहाँ पर मनुष्य के साथ साथ पालतू जानवरों का कब्र मिला है। ऐसा कब्र हमें एक जगह और देखने को मिला था नवपाषाण काल में, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में। यह देखने को मिला था जहाँ पर
पालतू जानवर का 100 और मनुष्य का जो 100 एक साथ मिला था, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में देखने को मिला था। अगली जो हमारी सभ्यता है बनवाली, यह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। उम्मीद है यहाँ तक का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम फटाफट रिवीजन करते हैं। अतीत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। अतीत के अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। इतिहास की खोज किसने की थी? हेरोडोटस ने की थी। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। प्राग ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ था। आग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ था लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका था। और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ था और उसे पढ़ा भी जा सका है। प्राग ऐतिहासिक काल में हम पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल को 4 भागों में विभाजित किया गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल यह सबसे पहला पाषाण काल है। यह सबसे पुराना सभ्यता है, सबसे पुरानी। और इसमें जो है बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया जाता था। पत्थर को ही पाषाण कहा जाता है। मध्य पाषाण काल में छोटे पत्थरों के हथियार बनाए जाते थे। नव पाषाण काल में कृषि, पशुपालन, अस्थायी आवास यह सब प्राप्त हुआ। और ताम्र पाषाण काल में तांबे की खोज हो गई थी। उसके बाद हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता मानव की सबसे पुरानी शहरी सभ्यता है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें कई शहर विकसित हुए जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, बनवाली, कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, और रोपड़, चहुदड़ो अनेक शहर विकसित हुए हैं। जिसमें हमने आपको हड़प्पा पढ़ा दिया। हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा। मोहनजोदाड़ो की राखलदास बनर्जी के द्वारा। हड़प्पा की खुदाई किस सन में हुई? 1921 ईस्वी में। मोहनजोदाड़ो की खुदाई कब हुई? 1921 से 22 ईस्वी में। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िले में की थी। और मोहनजोदाड़ो की खुदाई 1921 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर की थी। यहाँ से भी हमें अनेक चीज़ें प्राप्त हुई। मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। फिर उसके बाद हमने पढ़ा चहुदड़ो। चहुदड़ो की खुदाई 1931 ईस्वी में हुई गोपाल मजूमदार के द्वारा। या किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। यह एक औद्योगिक शहर था। यहाँ पर लड़कियों से संबंधित चीज़ें प्राप्त हुई हैं। उसके बाद है रोपड़। यहाँ तक उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वह आता है बनवाली। बनवाली का शहर हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। उम्मीद है यहाँ तक का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।